हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टैटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए लाइफ टेबल। इस टॉपिक में से कभी भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा एक न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट सी में आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कैलकुलेशन आती है और बहुत ईजी होती है, लेकिन बच्चे कई बार उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल टॉपिक को कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता के, जो इसमें फार्मूला में यूज़ होती है टर्म, उनके बारे में बता के हम सीधा न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड लाइफ टेबल की, उसमें तीन जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है एज क्लास। एज क्लास मीन 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, 3 से 4 ईयर, ठीक है। इनके बीच में एयर होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दी होती है वो होती है एज क्लास। सेकंड जो कॉलम होता है उसमें वो होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवर, ठीक है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवर। थर्ड जो होता है उसमें वो होता है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितनी डेथ हो रही, कितनी एज की स्पेसिफिक डेथ हो रही। ये तीन चीज़ें जो होती है यही लाइफ टेबल में होती है और हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। लाइफ टेबल को, इसको एक तरह से मोर्टेलिटी टेबल भी कह सकते हैं। क्लियर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो होती है कोहट, ठीक है। कोहट क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम एज। जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑफ सेम एज के इंडिविजुअल का, उनको क्या कहते हैं? कोहट, ठीक है। अब जो है वो टू टाइप का लाइफ टेबल में होता है। टू टाइप का जो होता है, टू टाइप ऑफ लाइफ टेबल, ठीक है। टू टाइप का लाइफ टेबल होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कोहट लाइफ टेबल, जिसमें इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज होते हैं, या इसको पीरियड लाइफ टेबल भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड टेबल जो होता है वो होता है एक स्टैटिक लाइफ टेबल, ठीक है, लाइफ टेबल। अब इसमें क्या होता है, ये वाला टेबल क्यों यूज़ किया जाता है? यूज़ फॉर शॉर्ट लिव्ड, जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है स्पीशीज जो होती है इंडिविजुअल, या लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज होती हैं इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट के लिए यूज़ किया जाता है, या कंप्लीट लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल जो होता है यूज़ किया जाता है। ये कॉमन टेबल होता है, मोस्ट कॉमन टेबल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा है स्टैटिक लाइफ टेबल। ये क्या होता है? डाटा इज गैदर ऑन द एज स्ट्रक्चर ऑफ गिवन पॉपुलेशन इन एट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है? डाटा इज गैदर ऑन एज स्ट्रक्चर ऑफ a given population at one point in time, ठीक है। ये दो तरह के टेबल होते हैं, लाइफ टेबल होते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन टेबल जो होता है वो कोहट लाइफ टेबल या पीरियड लाइफ टेबल जो होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। अब इसका फॉर्मूला जो बनता है
उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या लाइफ टेबल है, ये किसके ऊपर है? फीमेल के। हम फीमेल में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूले में या टेबल में जो पॉइंट आता है, जैसे इस तरह का टेबल होता है, मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। इस तरह का टेबल होगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो एक्स का होगा, सेकंड कॉलम जो होगा वो एन एक्स का होगा, थर्ड कॉलम जो होगा वो डी एक्स का होगा, एंड फोर्थ कॉलम जो होगा वो आई एक्स का होगा, फिफ्थ कॉलम जो होगा वो एम एक्स का होगा, एंड लास्ट कॉलम जो होगा वो आई एक्स एंड एम एक्स का होगा, ठीक है। इस तरह से कॉलम होते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एज क्लास को। एज क्लास को क्या करता है? एज क्लास जो होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के गैप में, उसको क्या करता है? एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एन एक्स जो होता है, एन एक्स जो है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर एज, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर एज को रिप्रेजेंट करता है एन एक्स, करेक्ट। थर्ड जो है वो है डी एक्स। डी एक्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट। सॉरी, डी एक्स जो होता है वो तो डेथ को करता है। थर्ड कॉलम जो डी एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेथ रेट को, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेथ हुए। फोर्थ कॉलम जो है एन एक्स का, सॉरी आई एक्स का, ये रिप्रेजेंट करता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट, ठीक है। आई एक्स जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ कॉलम जो है एम एक्स का, वो रिप्रेजेंट करता है एज स्पेसिफिक बर्थ ऑन फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एम एक्स। एम एक्स के अलावा कई बार बी एक्स भी दिया होता है, तो वो सेम चीज़ होती है, ठीक है। अब जो है इसका फॉर्मूला होता है, इस टेबल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आर नॉट इक्वल टू आई एक्स एम एक्स, ठीक है। आर नॉट जो होता है वो होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, क्लियर, नेट रिप्रोडक्टिव। और इसको कैलकुलेट करने का नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हमें रिकॉर्ड चाहिए फीमेल कितनी प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, ठीक है। टू कैलकुलेट द नेट reproductive rate to keep record of female present in population, ठीक है। कितनी फीमेल, ये लाइफ टेबल जो होता है ये फीमेल के ऊपर जो है ऑब्जर्व करते हैं हम, ना कि मेल के ऊपर, ठीक है। तो ये था इसका कौन सी चीज़ बॉक्स में जो यूज़ की जाएगी उसका क्या सिंबल है, एंड इसके कुछ जो टेबल होते हैं वो, और ये जो लाइफ टेबल यूज़ किया जाता है वो क्यों यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, उसके ऊपर स्विच, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस है, एन एक्स है, डी एक्स के होता है, आई एक्स के होता है, एंड एम एक्स के होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि डी एक्स को हम, चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम एन एक्स के कॉलम को। ये चीज़ें एन एक्स में सारी एन है, तो इसको हम लिख लेते हैं N1 N2 N3 N4
एंड N5। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी होता है कैलकुलेशन में। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसका टेबल ही बना लेते हैं। ये D1, D2, D3, D4 एंड D5। ऐसे समझ नहीं आएगा तो इसको अलग से टेबल, क्योंकि इसके लिए हमें एक और टेबल चाहिए ना। तो X, NX, DX, IX, MX, और एंड में IX, MX। क्लियर? ठीक है, टेबल आ गया। अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। इसमें जो एक्स दिया है एज क्लास 0, 5, 5 to 10 एंड 25 तक। ठीक है, 0 to 5, सॉरी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। एन एक्स में हमें क्या दिया है, N1 जो दिया है वो 100 है, 50 है, उसके बाद कॉलम खाली है एंड 20 एंड देन कॉलम खाली है। डी एक्स में हमें क्या दिया है, 50 एंड कॉलम खाली एंड आगे 10, 10, 10। क्लियर? आई एक्स में हमें क्या दिया है, कॉलम खाली 0.5, कॉलम खाली 0.2, कॉलम खाली। ठीक है, एम एक्स में हमें दिया है 0.0, 0.5, 0.5 एंड 1.0, 1.0 और ऑप्शन हमें ये दिए हैं। ठीक है, अब हमने किया था एन एक्स को N1, N2, N3, N4, N5। डी एक्स में भी हम वैसे लिख रहे हैं D1, D2, D3, D4 एंड D5। पहले हम इन कॉलम को कैलकुलेट करेंगे कि इनमें क्या आएगा, उसके बाद हम आई एक्स पे स्विच करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि जैसे D1 हमें ऑलवेज दिया होता है, नहीं भी दिया होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, D1 इक्वल टू N1 माइनस N2। D2 को कैलकुलेट कर सकते हैं N2 माइनस N3 से। D3 को कैलकुलेट कर सकते हैं N3 माइनस N4 से। D4 को कैलकुलेट कर सकते हैं N4 माइनस N5 से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास N3 नहीं दिया है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हमें D2 पता होगा, N2 पता होगा तो हम N3 निकाल सकते हैं। जैसे N5 नहीं दिया है पर हमें D4 पता होगा, N4 पता होगा तो हम N5 निकाल सकते। तो सबसे पहले हम निकालेंगे D2। D2 को निकालने के लिए हमें N2 का पता होना चाहिए, N3 का, लेकिन हमारे पास ना N3 है और ना D2 है तो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकले। लेकिन हाँ, हमारे पास जो है वो N3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। D3 इक्वल टू N3 माइनस N4। D3 की वैल्यू हमें दी है, कितनी है, 10, इक्वल टू N3 हमें नहीं पता एंड N4 जो है हमारे पास दिया है 20। क्लियर? 20 दिया है, N4 जो दिया है वो हमारे पास कितना दिया है, 20। क्लियर हो गया? अब इसमें है कि जब हम N3 निकालेंगे, N3 माइनस 20 इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब N3 इक्वल टू 10 प्लस 20 आएगा तो ये हो जाएगा 30। क्लियर? या फिर ऐसे निकाल लेते हैं,
ठीक था वो, कि ऐसे रखते हैं कि D3 इक्वल टू N3 माइनस N4 एंड 10 इक्वल टू N3 माइनस 20, एंड जब ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, N3 इक्वल टू माइनस 20, सॉरी ये इस साइड आएगा, है ना, ये इस साइड 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास N3 आ गया 30, ठीक है। अब N3 हमारे पास 30 आ गया तो हम D2 कैलकुलेट कर सकते हैं, D2 हमें पता नहीं है, N2 हमारे पास 50 है एंड माइनस N3 हमारे पास कितना है 30, कितना आ गया 20, D2 कितना आ गया 20, और N5 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, D4 हमारे पास कितना है 10, N4 हमारे पास कितना है 20 माइनस N5, क्लियर। और जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 इक्वल टू माइनस N5, और यहाँ पे बचेगा माइनस 10 इक्वल टू माइनस N इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमारे पास सारे आ गए। अब हम Ix को कैलकुलेट करेंगे। अब इसका क्या मेथड है, Ix को हमेशा कैलकुलेट करने के लिए NX अपॉन N0, जो फर्स्ट होता है NX में वो होता है N0, मतलब 100 क्या है N0 एंड NX, ये सारे NX हैं। तो फर्स्ट के लिए N1 ND के लिए क्या होगा, N0 क्या है 100 एंड NX क्या है इसके लिए 100, क्या आ गया 1। सेकंड निकाला हुआ लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, 100 N0 100 एंड NX क्या है 50, ठीक है। NX में N1 N2 N3 जो भी, जब इसको कट किया तो 0.5 आ गया। सेम 100 और इसमें NX क्या है 30, 0.3, ये कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें भी 100 0.1, ठीक है। MX हमारे पास दिया है, हमें सिर्फ अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0, 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 0.25, 0.3 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो कितना आएगा 0.15, ठीक है। 0.2 को मल्टीप्लाई किया 1.0 से तो कितना आएगा 0.2, और 0.1 को 0.1 तो 1 अब बस R0 निकालने के लिए 1 मिनट में यहाँ से रब कर लेती हूँ। R0 का हमने फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है Ix MX हमने निकाल लिया, हमें बस इनका टोटल करना है, ठीक है। तो R0 इक्वल टू 0.25 0.15 कितना हुआ 10 3 4 0 एंड प्लस 0.206 0.6 में प्लस किया 11067.1, मतलब 1 के आसपास इसका आंसर होना। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे आया हमारा 1.07, तो इसके आसपास हमारा जो भी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो इसके आसपास जो आंसर है वो है 1.5 इस करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी और किस तरह से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।